दिस इज अभिषेक हियर, वेलकम टू माय क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। यानी हम किडनी के अंदर जो न्यूरॉन वाला स्ट्रक्चर होता है, उसका न्यूरॉन जो सेल होती है उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम स्टडी कर रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले पोर्शन के बारे में, जिसके मैंने प्रीवियस में 3 वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में। अभी जो मेरा 4th वीडियो है इसमें मैं डिस्कशन कर रहे हैं। हम प्रीवियस वीडियोस में हमने सारा एब्जॉर्प्शन डिस्कस किए थे कि किस तरीके से सिक्रीशन होता है, किस तरीके से एलिमेंट्स जब निकलते हैं सिक्रीशन के लिए ये एलिमिनेट हो जाते हैं आपकी बॉडी से। एलिमिनेट होने के समय बॉडी ये करती है उसको वेस्ट ना होए, ताकि वेस्ट ना होने से बचाने के लिए करके उसको रीएब्जॉर्ब करवाती है। तो रीएब्जॉर्प्शन के समय ये वाला पोर्शन मैंने बता दिया था कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, लिपिड्स और आपके ग्लूकोज, वाटर और लैक्टिक एसिड और बाइकार्बोनेट और अमीनो एसिड्स, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, ये सब कैसे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में। इन चीज़ के बारे में मैंने आपको डिस्कस हो चुका था पहले प्रीवियस वीडियो में। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे जो होने वाली चीज़ें कैसे रीएब्जॉर्ब और एक्सक्रीट होती है। ठीक है, अब इस पोर्शन में आ जाओ। इस पोर्शन में ये वही पोर्शन है, ठीक है, ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ही है, ये अलग से एक और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नहीं है, ये वही ट्यूब्यूल है। अब इधर क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं तो जगह ना होने के कारण मैंने आपको इस चीज को अब और भी एलिमेंट्स के बारे में बताने के लिए फिर से उसी ट्यूब्यूल का इधर डायग्राम बनाया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि 2 ट्यूब्यूल होती है, क्या एक ही ट्यूब्यूल है। अब आधी चीजें इधर हमने डिस्कस कर ली थी, अब आधी चीजें वही ट्यूब्यूल में हम इधर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चैनल है, हर चीज में मैंने बताया था चैनल्स रहते हैं। चैनल के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, आना जाना होता है एलिमेंट्स का। और कौन लेके जाता है, एक राइट देता है। कौन देता है राइट, भाई लिफ्ट देने का काम कौन करता है, सोडियम करता है। सोडियम जब भी आता है तो इसके जो प्रेशर, जो इसका ग्रेडियंट प्रेशर रहता है, इसके ग्रेडियंट प्रेशर से कोई भी चीजें अपने साथ लेके आ सकता है अंदर सेल के अंदर। इसके थ्रू कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये वापस सेल मेम्ब्रेन में क्या लेकर आता है, एलिमेंट्स को लेकर आता है। इतनी चीज हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुकी थी। जब ये लेकर आता है तो ये क्या लेकर आता है, अब इसके साथ साथ जब ये आता है तो एक और चीज आ जाती है। कौन सी आ जाती है, फॉस्फेट, HPO4। क्या जाता है, HPO4, यानी फॉस्फेट भी इसके साथ आ जाता है। ठीक है, अब जब फॉस्फेट आ जाता है, पर फॉस्फेट की जरूरत नहीं है हमको, सेल्स को फॉस्फेट को एक्सक्रीट ही होना है, पर बिकॉज सोडियम जब भी आता है तो किसी न किसी एलिमेंट को अपने साथ लेकर चले जाता है उसके ग्रेडियंट प्रेशर के कारण, तो फॉस्फेट भी उसके साथ आ जाता है। ठीक है, अब फॉस्फेट आ गया है तो बॉडी क्या करती है, जब फॉस्फेट आ जाता है तो फॉस्फेट आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक रिसेप्टर रहता है, दिख रहा है, ये रिसेप्टर दिख रहा है, मैंने ऐसा करके बनाया रिसेप्टर। ठीक है, इस रिसेप्टर को बोलते हैं जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन रिसेप्टर। स्टिम्युलेटरी, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेटरी, STIMULATORY, स्टिमुलेटरी प्रोटीन। तो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन नाम का यहाँ पे रिसेप्टर रहता है। ठीक है, ये रिसेप्टर रहता है। और ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ये है ब्लड वेसल, दिख रहा है, ये जो मैंने बनाया ये ब्लड वेसल है, इसके बाजू में लगी हुई ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में प्रेजेंट है आपके सेवरल काइंड्स ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स। और एक हार्मोन प्रेजेंट है ब्लड में जिसको बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन। क्या बोलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, जो पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीशन होता है। तो पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में प्रेजेंट है और वहीं पे लगी आपकी सेल है, सेल मेम्ब्रेन में बैठा हुआ है आपका रिसेप्टर, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन रिसेप्टर। तो क्या होगा, जैसे ही फॉस्फेट सेल के अंदर आएगा सोडियम के साथ, जो पैराथायराइड हार्मोन जो ब्लड में है वो स्टिमुलेट करेगा किसको, रिसेप्टर को। और रिसेप्टर के थ्रू जब ये स्टिमुलेट करेगा तो रिसेप्टर किसको स्टिमुलेट करेगा, इस जगह को, इस सेल को। यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं एडेनाइल साइक्लेज। क्या बोलते हैं, एडेनाइल साइक्लेज। क्या बोलते हैं, एडेनाइल साइक्लेज नाम का एक यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है, सोडियम जब भी आता है अपने साथ कोई ना कोई चीज को सेल के अंदर लेकर आ रहा है। कहां से लेकर आ रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से लेकर आ रहा है, रीअब्जॉर्प्शन के लिए, फिर से एब्जॉर्ब हो जाए ताकि बॉडी में चीजें एलिमिनेट ना हो, इसलिए लेकर आ रहा है। उसके साथ साथ क्या आ जाता है, फॉस्फेट भी आ जाता है। क्योंकि फॉस्फेट आ गया है तो जैसे फॉस्फेट आता है तो सेल मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर प्रेजेंट है
जिस उस रिसेप्टर को बोलते हैं जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन रिसेप्टर। तो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन रिसेप्टर पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो जैसे ही फॉस्फेट आया तो इस रिसेप्टर पे जी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर पे क्या आ जाता है, पैराथायराइड हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट है। ब्लड में जो हार्मोन प्रेजेंट है इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने से इसके स्टिमुलेशन से कौन एक्टिव हो जाएगा, एडेनाइल साइक्लेज जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएगा। एसी यानी एडेनाइल, ADE लिख लो स्पेलिंग, ADENNYL एडेनाइल, CYCLIASE साइक्लेज, एडेनाइल साइक्लेज नाम का जो एंजाइम है वो एक्टिव होगा। जब एडेनाइल साइक्लेज एक्टिव होगा, एक्टिव होने के बाद ये AC कन्वर्ट होएगा ATP में। काय में कन्वर्ट होगा, AC कन्वर्ट होएगा ATP में। ATP क्या है, ATP ऐसे बी एंजाइम है, AC कन्वर्ट होगा ATP में, ATP में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, AC कन्वर्ट होगा ATP में, ATP, ठीक है, AC कन्वर्ट हुआ ATP में। ATP में कन्वर्ट होने के बाद अब ATP कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा ATP, साइक्लिक A एंड P में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, ATP कन्वर्ट होगा साइक्लिक A एंड P में, साइक्लिक A एंड P में। साइक्लिक A और P में कौन कन्वर्ट होगा, ATP, पैराथायराइड हार्मोन जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, एडेनाइल साइक्लेज कन्वर्ट होगा ATP में, ATP कन्वर्ट होगा साइक्लिक A एंड P में। अब साइक्लिक A और P कन्वर्ट होगा, अब ये भी कन्वर्ट होगा, साइक्लिक A और P कन्वर्ट होगा प्रोटीन काइनेज में, प्रोटीन काइनेज KINASE काय में कन्वर्ट होगा, कौन कन्वर्ट हो रहा है, साइक्लिक A एंड P कन्वर्ट हो रहा है प्रोटीन काइनेज में। अब प्रोटीन काइनेज का क्या काम है, प्रोटीन काइनेज में अब कन्वर्ट होने के बाद प्रोटीन काइनेज जहां पे जो चैनल है जिसके थ्रू आना और जाना हो रहा है, चीजों का आना हो रहा है, जाना नहीं होता, हाँ आना जाना दोनों होता है। आना जाना जो हो रहा है, गेटवे है, कॉन्वेक्टिव ट्यूब्यूल से सेल में आने का जो गेटवे है, जो प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इनहिबिट यानी रोकना, है ना, उसको रोकेगा यानी प्रतिबंध लगाएगा, है ना। यहाँ पे क्या करेगा, इसको मैंने क्रॉस कर दिया है, दिख रहा है क्रॉस, अगर दिख रहा हो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो तो बोल के बता दे रहा हूँ मैं ना। प्रोटीन काइनेज यहाँ पर आकर क्या होगा, यहाँ पे घेरा बना लेगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये जो यहाँ पे जो चैनल प्रेजेंट है ना, ये चैनल है ना, यहाँ पर ये जो चैनल है, इस चैनल को क्या करेगा, ये इसके चारों तरफ प्रोटीन काइनेज आ जाएगा, यानी इस चैनल को इसने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है ना, एक घेरा बना लिया है कि अब इस चैनल को ब्लॉक करने से क्या होएगा, कोई भी चीज यहां पर इसके अंदर नहीं आ पाएगी। बात समझ में आ रही है आपको मेरी, कि कोई भी चीज, अब कोई भी चीज से मतलब फॉस्फेट जो आयन है, फॉस्फेट आयन अब इधर अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। फॉस्फेट आयन को क्या होना है, एलिमिनेट होना है, और क्योंकि उसको एलिमिनेट होना है तो क्या होगा, प्रोटीन काइनेज क्या कर देगा, यहाँ पे ब्लॉक कर देगा। उसको ब्लॉक करने से क्या होगा, अब फॉस्फेट आयन चैनल के ब्लॉक होने की वजह से, यानी अब दरवाजा ही लग गया है, तो शामू काका अंदर कैसे आएंगे। बात समझ में आ रही मेरी, कि अब दरवाजा ही लग गया तो ये अंदर कैसे आएंगी, ये तो कैसे दरवाजा लगेगा, प्रोटीन काइनेज इसको यहाँ पे लॉक लगा देगा चैनल को, और उसके लॉक लगाने से क्या होगा, अब जब भी फॉस्फेट आयन चैनल के पास आएंगे, सोचेंगे कि भाई हम सोडियम के मदद से हम अंदर चले जाते हैं, तो ये रिपेल हो जाएंगे, यानी ये टकरा कर वापस लौट जाएंगे। बात आ रही है समझ में, टकराएंगे और टकरा के वापस लौट जाएंगे, क्योंकि ये चीज क्या हो गई है, प्रोटीन काइनेज ने ब्लॉक कर दिया है। प्रोटीन काइनेज ने कैसे ब्लॉक किया है, प्रोटीन काइनेज ने ऐसे ब्लॉक किया है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, ठीक है। तो प्रोटीन काइनेज क्या होगा, इसको चैनल को ब्लॉक करेगा, ब्लॉक करने से क्या होगा, जो फॉस्फेट आयन है अब इसके अंदर नहीं आ पाएंगे, ठीक है।
अब ये चीज क्लियर हो गई हमारी कि क्या हो रहा है, प्रोटीन फॉस्फेट इधर आ रहा है, फॉस्फेट जैसे ही आएगा सोडियम के साथ, यहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, इस रिसेप्टर पे कौन हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन जो ब्लड में प्रेजेंट है, इस रिसेप्टर को जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट स्टिमुलेट करेगा। उसके एक्टिवेशन से क्या होगा, जो एडेनाइल साइक्लेज जो एंजाइम है वो क्या होगा, एक्टिव होगा। एडेनाइल साइक्लेज जैसे एक्टिव होगा, एक्टिव होने से ये कन्वर्ट होगा एटीपी में, एटीपी कन्वर्ट होगा साइक्लिक ए एंड पी में, साइक्लिक ए और पी कन्वर्ट होगा प्रोटीन काइनेज में, और प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, इस चैनल को ब्लॉक करके इसको इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट करने से आप फॉस्फेट आयन अंदर नहीं आ सकते, और जब भी इधर आएंगे चैनल से टकरा कर रिपेल होकर वापस एक्सक्रीट हो जाएंगे, यानी बॉडी से आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी पॉइंट क्लियर हो गया, अब आगे बढ़े। अब ये चीज हमने देख ली है ना, अब हम नीचे आते हैं। ठीक है, अब ये ब्लॉक हो गए हैं। अब और भी चीजें हैं। अब इसका आपके सेल में प्रेजेंट, आपके सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है एक और अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं ग्लूटामिन। ग्लूटामिन क्या है, अमीनो एसिड है। तो सेल में क्या प्रेजेंट है, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लूटामिन प्रेजेंट है। अब ग्लूटामिन क्या होगा, ग्लूटामिन का यहाँ पे डीएमिनेशन होगा। क्या होगा, डीएमिनेशन यानी विभाजन होगा, टूटेगा, ये डीएमिनेट होगा। ग्लूटामिन का डीएमिनेशन होगा। ग्लूटामिन का डीएमिनेशन होने से क्या होगा, इसके हाइड्रोजन आयंस अलग निकल जाएंगे, अलग दो आयंस इधर अलग निकल गए, और इसके जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट अलग हो गया। ठीक है, दो बार का जो बाइकार्बोनेट अलग हो गए, बाइकार्बोनेट अलग हो गया, HCO3 अलग हो गया, और इधर अपना NH3 अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने NH4 लिखा है, NH3 अलग हो गया और बाइकार्बोनेट अलग हो गया इसमें से। ठीक है, इसका डीएमिनेशन से क्या होगा, डीएमिनेशन से इसका, जैसे कि किसका, ग्लूटामिन का डीएमिनेशन से NH3 अलग हो गया, और क्या अलग हो गया, HCO3। ठीक है, HCO3 बाइकार्बोनेट अलग हो गया। ठीक है, यानी अमोनिया अलग हो गया और बाइकार्बोनेट अलग हो गया। अब ये अलग हो जाता है जब, तो इसको क्या जरूरत है, एसिडिफायर। अब बॉडी क्या करती है, जैसे ये अमोनिया अलग होता है तो एसिडिफाई करती है। एसिडिफाई करने से क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो हाइड्रोजन आयंस जो कि यहाँ एलिमिनेट हुए थे, इस जगह पे एलिमिनेट हुए थे ना, जब ये कौन आया था, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब इधर आया था तो क्या हुआ था, मैंने इस प्रोसेस में क्या बताया था, ये एलिमिनेट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाएंगे, बाहर वापस कहाँ निकल जाएंगे, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में निकल जाएंगे, बाइकार्बोनेट एनहाइड्रस के ही मदद से ये क्या हो जाएंगे, बाहर अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अलग हो गए हैं, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो ये क्या होगा, जब NH3 ग्लूटामिन से NH3 जब अलग होगा तो क्या होगा, एसिडिफिकेशन होगा। एसिडिफिकेशन से क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ प्रेजेंट है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, वो कहाँ आएंगे, इस पे आके मिल जाएंगे। ठीक है, इस पे आके मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस पे आके मिलने से क्या होगा, ये इस पे आके मिलने से ये क्या हो जाएंगे, एक और हाइड्रोजन आके मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, NH4 हो जाएगा ये। ठीक है, हाइड्रोजन आकर क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन आया कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और आकर कहाँ मिल गया, एसिडिफिकेशन होने से क्या होगा, NH3 क्या हो गया, NH4 हो गया, यानी क्या बन गया, ये अमोनिया बन गया ये। ठीक है, अमोनिया बन गया। अब क्योंकि जो दो आयंस इधर आए थे, दो आयंस के डीएमिनेशन से इधर अलग हुए थे और बाइकार्बोनेट अलग हुए थे, अब ये जो दो आयंस इसमें बच गए हैं, इसके जो दो आयंस कहाँ आ जाएंगे, हाइड्रोजन से मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, H2CO3 बन जाएगा। ठीक है, ये दो आयंस इससे आके मिल गए तो क्या हो जाएगा, H2CO3 बनेगा, और H2CO3 यानी बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, आपके ब्लड में आ जाएगा। ठीक है, अब उसको वो प्रोसेस को रोको, ब्लड में आने से पहले उसको पहले एक और प्रोसेस बताऊं मैं। फिर क्या होगा, जैसे ये H2CO3 बन गया और ये NH4 बन गया, अब NH4 बनने के बाद क्या होगा, जैसे ये NH4 बना तो ATP की मदद से क्या होगा, सेल के अंदर क्या होगा, ATPs की मदद से, मैंने क्या बताया, ATPs की मदद से क्या हो रहा है, चीजें ब्लड वेसल से और सेल से कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ रही है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, यानी सेकेंडरी क्या हो रहा है, ये एक्टिव प्रोसेस हो रहा है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, यानी ATP क्या करेगा, ATP को कौन करेगा, अमोनिया यूटिलाइज करेगा, उसको इग्निशन अपने एनर्जी लेगा ATP से अमोनिया ने एनर्जी लिया, और एनर्जी लेकर यानी उसको इग्निशन लेकर, यानी रॉकेट के पीछे लगा देते ना अंगार, तो क्या रॉकेट उछल के जाता है, उस तरीके से क्या होगा,
ये क्या करेगा, अमोनिया इससे एटीपी से एनर्जी लेगा और ये NH4 क्या होगा, बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो रहा है, NH4 बाहर एलिमिनेट हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको मेरी? ग्लूटामिन का डीएमिनेशन हो रहा है, ग्लूटामिन 2 टुकड़ों में बट रहा है, 2 टुकड़ों में बटने से क्या होगा, NH3 बनेगा। NH3 बनने से क्या होगा, NH3 एसिडिफिकेशन होगा, NH3 का एसिडिफिकेशन से जो हाइड्रोजन आयंस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में प्रेजेंट है वो इससे आके मिलेंगे। जैसे इससे आके मिलेंगे एक और हाइड्रोजन आयन, तो ये NH4 बन जाएगा। NH4 बन गया। अब इसमें जो 2 हाइड्रोजन आयन इस तरफ आए थे डीएमिनेशन में, अब वो इस तरफ जाएंगे। इस तरफ जाने से क्या हो जाएंगे, 2HCO3 बन जाएगा। 2HCO3 बन गया। अब ये NH4 जो बना हुआ है, NH4 का क्या होगा, NH4 ATP को यूटिलाइज करेगा, यानी उससे एनर्जी लेगा अमोनिया, और अमोनिया ATP को यूटिलाइज करके उससे एनर्जी लेकर वापस कहाँ आ जाएगा, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में आकर क्या होगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। बात समझ में आई? ग्लूटामिन का डीएमिनेशन हुआ है, डीएमिनेशन से 2 चीजें अलग हुई हैं, अमोनिया अलग हो गया है और बाइकार्बोनेट अलग हो गया है। अमोनिया अलग होने से, अमोनिया अलग होकर क्या होगा, ATPs की मदद से एनर्जी लेकर वापस क्या होगा, अमोनिया की जरूरत नहीं है आपकी बॉडी को, अमोनिया आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में जो भी चीजें आ रही हैं वो क्या हो रही है, एलिमिनेशन के लिए आ रही है, आपकी बॉडी से बाहर निकलने के लिए आ रही है। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में वापस अमोनिया आ गया। अब अमोनिया तो आ गया भाई आपके, इतनी चीज अब आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? मैंने बहुत बार रिपीट करके बता दिया, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आने के बाद क्या होगा, ये चीज तो अब अमोनिया तो बाहर निकल गया, अब बाइकार्बोनेट बचा है। अब बाइकार्बोनेट का क्या होगा, क्लोराइड आयंस क्या होंगे, क्लोराइड आयंस ब्लड स्ट्रीम से आएंगे, कहां आएंगे, कौन, आपके सेल के अंदर आएंगे क्लोराइड आयन, ठीक है? तो जब क्लोराइड आयन आपके ब्लड स्ट्रीम से सेल के अंदर आते हैं तो ये क्या करते हैं, ग्रेडियंट प्रेशर जनरेट करते हैं, और इसके ग्रेडियंट प्रेशर से क्या होगा, जैसे ही क्लोराइड आयन ब्लड स्ट्रीम से सेल के अंदर आएंगे, क्यूबेडल सेल्स के, किसके सेल के, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के सेल के अंदर आएंगे, तो जैसे ही क्लोराइड से आयन इधर आएंगे तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट इसकी ग्रेडियंट प्रेशर से इधर आ जाएगा। बात समझ में आई? जैसे सोडियम के साथ हो रहा है, सोडियम कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर से, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर से सेल के अंदर कोई भी चीज को लेके जा रहा है, वैसे ही क्लोराइड आयन क्या कर रहा है, जैसे ही क्लोराइड आयन इधर आता है तो HCO3 2HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन वापस इधर आ जाता है ब्लड स्ट्रीम में। अब क्यों आ जाता है, जैसे ही बाइकार्बोनेट की को जरूरत है, इसलिए जरूरत है क्योंकि आपका ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.35 टू 7.45 आपका ब्लड का पीएच होता है। कितना होता है, 7.35 टू 7.45 आपके ब्लड का प्रेशर पीएच होता है। अब 7.35 क्या होता है, लो पीएच होता है, ब्लड का कम पीएच होता है। अगर ब्लड का पीएच कम हो जाता है तो क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन से क्या होता है, ब्लड का पीएच वापस बढ़ जाता है। पीएच क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, जो पीएच आपके ब्लड में कम हो गया था उस पीएच को क्या करेगा, बाइकार्बोनेट आयन नॉर्मल कर देगा। बात समझ में आई मेरी? यहाँ पे डीएमिनेशन से क्या हो रहा है, निकल के बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड इधर आया, बाइकार्बोनेट वापस इधर आ गया, और बाइकार्बोनेट ब्लड में आके क्या करता है, पीएच जो कम हो गया है, पीएच को क्या करेगा, वापस नॉर्मल करने का काम करेगा बाइकार्बोनेट, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है, आपका बॉडी में चीजों का रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है।